Hello friends, I hope you're all doing good. ब्लड बाथ ऑन डी स्ट्रीट मतलब कि यहाँ पर दलाल स्ट्रीट जहाँ पर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है उसकी बात की जा रही है। इन्वेस्टर्स लूज ₹23 लाख करोड़ इन लास्ट 5 डेज। 5 दिनों में 23 लाख करोड़ का लॉस। इंडिया की शेयर मार्केट को जो इतना भयंकर डैमेज इन दिनों में पहुंच रहा है, अगर आप में से कोई इन्वेस्ट करता है तो बिल्कुल इसके बारे में जानता होगा। क्या रीजन है? क्या यूएस के इलेक्शंस एक रीजन था? हमारी जीडीपी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है? कोई क्या वॉर्स इसके पीछे एक रीजन है? क्या जो डॉलर का प्राइस है एज कम्पेयर टू रूपी वो एक बहुत बड़ा रीजन है? फूड इन्फ्लेशन क्या बहुत ज्यादा है? चाइना एक प्रॉब्लम है या फिर इंटरेस्ट रेट्स? सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं रीजन इन सब का मिक्सचर है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, क्यों इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा पैसा लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में प्रॉब्लम है, शेयर मार्केट गिर रही है। देखो, ये जो बात होती है ना कि शेयर मार्केट चढ़ रही है या गिर रही है, इसका बड़ा सिंपल मतलब होता है। चढ़ने वाली शेयर मार्केट मतलब इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बदले में वो अपना पैसा खर्चने के लिए तैयार है। गिरती हुई शेयर मार्केट का मतलब इन्वेस्टर्स शेयर्स बेचना चाहते हैं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स होता है कंपनीज में छोटी छोटी हिस्सेदारी। आप आज एक कंपनी में कुछ हिस्सा खरीदो, बदले में थोड़ा पैसा दो, कल को वो कंपनी ग्रो होगी, आपका भी हिस्सा ग्रो होगा। तो आप टाटा, महिंद्रा, बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत छोटे छोटे शेयर होल्डर बन सकते हो विद द हेल्प ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है। तो ये मतलब होता है चढ़ने और गिरने का। तो अभी कहीं ना कहीं इस फेज में हमें कुछ हद तक सिचुएशन देखने को मिल रही है। किस बेसिस पे पता लगता है कि शेयर मार्केट की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो नहीं चढ़ पा रही, उसमें गिरावट है? तो दो पैरामीटर्स होते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा होता है सेंसेक्स 30, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा होता है निफ्टी 50। तो हमारे यहाँ ना दो शेयर्स की मंडी है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियों का ट्रेड होता है, फल मंडी में फल का ट्रेड होता है। शेयर्स का ट्रेड, शेयर्स क्या होता है? कंपनी में छोटे छोटे हिस्से, शेयर्स का ट्रेड होता है। शेयर मार्केट्स में जो दो बड़ी हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सेंसेक्स है वो बताता है टॉप 30 कंपनीज जो रिलायंस टाटा जैसी होती हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उनकी हेल्थ क्या चल रही है। निफ्टी 50 बताता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखोगे तो सिचुएशन दोनों में ही इस टाइम पे बहुत बेटर नहीं है। हमने इसी के ही रीजंस समझने, ठीक है, ठीक है। अब आप ना एक चीज देखोगे कि जब भी शेयर मार्केट की बात होगी, स्टॉक्स की बात होगी, शेयर मार्केट से जुड़े बाकी सब चीजों की बात होगी ना, तो ये दो जानवरों की बात होती है, बुल और बेयर। देखो, बुल और बेयर का मतलब क्या है? बुल एक ऐसा एनिमल जो अटैक करने के लिए पहले से नीचे को जाएगा और ऊपर को अटैक करेगा। तो जब शेयर मार्केट चढ़ रही होती है मतलब बुलिश। बेयर क्या करता है? अपना पंजा ऊपर लेके जाता है और ऊपर से उसको नीचे को मारता है। तो गिरती हुई शेयर मार्केट को बोलते हैं बेरिश, बुलिश और बेरिश। तो अभी ज्यादा जोर किसका है? इस टाइम पे ज्यादा जोर है बेयर का। अगर सबको कमाना है, सबको फायदा लेना है, तो ज्यादा जोर किसका होना चाहिए? बुल का। पर अभी बेरिश चल रही है मार्केट, ठीक है। पहला रीजन क्या? ट्रम्प की विन एक कारण है। देखो, ट्रम्प की विन की वजह से काफी सारी चीजें खराब होगी, पर इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन कहीं ना कहीं बेटर हो सकते हैं। ट्रम्प असल में वो प्रेसिडेंट है जिसके टेन्योर में इंडिया यूएसए के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट असल में साइन कर सकता है। तो बिल्कुल ट्रम्प के आने की वजह से, अब तो ट्रम्प ने, आप देखो, यूएसए में काउंटिंग काफी टाइम तक चलती है, उसकी तो लीड भी बहुत बढ़ गई। तो अब तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किसी तरह से कमला हैरिस सरकार बनाएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो वैसे तो ट्रम्प फाइनेंशियली बहुत कंट्रीज को तंग करने वाला है, फॉर एग्जांपल चाइना। इंडिया के ऊपर भी ट्रम्प का प्लान है टैरिफ लगाने का, पर अगर इंडिया और यूएसए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये चीजें काफी हद तक बचाई जा सकती हैं। ट्रम्प बिल्कुल इंटरेस्टेड होगा, बदले में वो काफी चीजें डिमांड करेगा। तो ट्रम्प के साथ इंडिया का जो रिलेशन होगा उसमें फाइनेंशियली हमें डैमेज हो सकता है, पर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो वो डैमेज को कंट्रोल भी किया जा सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ट्रम्प के आने से इकोनॉमिकली लॉस ही लॉस है। ट्रम्प वो प्रेसिडेंट रहे जो पिछली टर्म में भी इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस कहीं ना कहीं बेटर ही करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कारण की बात करें, वॉर्स,
बिल्कुल, वॉर एक कारण है जिसकी वजह से हमारी शेयर मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। इजराइल ईरान की वॉर बढ़े, हमारी शेयर मार्केट में एकदम से ड्रॉप आता है। क्यों? क्या रशिया यूक्रेन की वॉर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा इंपैक्टफुल है इजराइल ईरान। अगर ये लड़ेंगे तो क्या होगा? असल में दुनिया में जो एनर्जी के रूट्स हैं, एनर्जी के रूट्स मतलब जिन रूट से बड़े बड़े शिप्स क्रूड ऑयल नेचुरल गैस लेके आते हैं, इन रूट्स को ये वॉर बहुत इंपैक्ट कर सकती है। खास करके अगर इस एरिया में इजराइल और ईरान बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लड़ने लग जाएं, तो पर्शियन गल्फ के सारे ट्रेडिंग रूट्स बंद हो जाएंगे, ऊपर स्वेज कैनाल बंद हो जाएगी, और इंडिया एक एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट मार्केट है। हमारा कच्चा तेल नेचुरल गैस बाहर से आएगा तो हम चल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कई सालों तक बाहर से कच्चा तेल लाए तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल वॉर्स एक इम्पैक्ट डाल रही हैं। वॉर्स की वजह से क्रूड ऑयल महंगा होता है, हम क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, हमारी सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। तो वॉर्स एक रीज़न यहाँ पर बिल्कुल है। क्या इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो उतनी बढ़िया नहीं रह पाई जितनी एक्सपेक्टेड थी? बिल्कुल। हम आज भी दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, पर हमारे ग्रो करने की स्पीड में थोड़ी सी कमी आई। मतलब पहले अगर हमारी ग्रो करने के लिए हम ऐसे ग्रो कर रहे थे, तो अब हम थोड़ा, हमारा जो लाइन है वो थोड़ी सी सीधी हो रही है। अगर ये लाइन नीचे आने लगी तो मतलब हमारी ग्रोथ खत्म, ऐसा नहीं हो रहा। अगर ये लाइन सीधी होगी तो मतलब आपकी ग्रोथ मतलब कुछ नहीं हो रहा, आप स्टेबल चल रहे, ऐसा भी नहीं हो रहा, अभी भी ऊपर को जा रही है। पर जिस तरह से पहले ये बहुत ही उठा हुआ था ना, अब इसमें थोड़ा सा आप कह लो ऐसा एक स्टेटनेस ही हल्की सी आ रही है। तो जो हम चाहते हैं कि 8.59% की जीडीपी ग्रोथ, मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, जीडीपी ग्रोथ पिछले साल पिछले क्वार्टर से कितना बढ़िया क्या, उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर अभी भी हम दुनिया में मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने फैक्टर डाला है, इतना बड़ा फैक्टर नहीं। आगे चलते और देखते हैं। ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो ये अनाउंस कर चुके कि मैं तो डॉलर को बहुत सपोर्ट करूंगा। जो कंट्री बोलेगी कि हम यूएसए का डॉलर यूज नहीं करना चाहते, उस पर सैंक्शन लगा दूंगा। मतलब ट्रंप डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके मुकाबले रुपये गिरेगा। आज से कई साल पहले 40 रुपए में $1 आ जाता, 60 रुपए में $1 आना शुरू हुआ, 80 रुपए में $1 आना शुरू हुआ, और आज का क्या प्राइस है 13 नवंबर का, सॉरी मतलब कल का, 84 रुपीज खर्च के भी आपको $1 नहीं मिलेगा, उससे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं डॉलर के मुकाबले रुपये गिर रहा है। अगर हम दुनिया से $1 का कच्चा तेल मंगाना चाहते हैं, या $1 का कोई खाने पीने की चीज मंगाना चाहते हैं बाहर से, चलो क्रूड ऑयल की बात करते हैं क्योंकि वो हमें बाहर से चाहिए। अगर हम दुनिया से $1 का क्रूड ऑयल मंगाना चाहते हैं, पहले हमें 40 रुपए खर्चने पड़ते थे, 60, 80 और अब उससे भी ज्यादा। ये हमारी इकोनॉमी को बहुत इंपैक्ट कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के प्लान्स डॉलर को और स्ट्रॉन्ग करने के, डॉलर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है रुपी उसके मुकाबले गिरेगा ही गिरेगा। अगर दो ओपोनेंट है तो दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो गया, या कह सकते हैं इसके मुकाबले वीक हो गया। आप समझ रहे हो? तो डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना मतलब रुपये का गिरना, ये कहीं ना कहीं कंफर्म्ड है। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आने शुरू हो गए कि क्या रुपये डॉलर के मुकाबले 90 टच करेगा। अभी हमें आगे देखना होगा, आरबीआई कैसे रिएक्ट करता है ये भी देखना होगा। ठीक है, यहां पर असल में क्या बताया जा रहा है, इंडिया में जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रोथ नॉर्मल है तो आपकी इन्फ्लेशन भी नॉर्मल होनी चाहिए। इन्फ्लेशन होता है चीजों का महंगा होना, वो भी नॉर्मल होना चाहिए, जो मैक्सिमम केसेस में नॉर्मल ही है। पर एक इन्फ्लेशन बहुत इंपैक्ट डाल रही है, जो कि है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से बढ़ी है, नियरली 5-year हाई। वेजिटेबल प्राइसेस इस साल के अक्टूबर में बहुत तेजी से बढ़े। आप देखो 12 नवंबर 2024 का आर्टिकल। तो बिल्कुल इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी, बाकी चीजों के दाम शायद इतनी तेजी से नहीं बढ़े, फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है। पर फूड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्या है कि फूड प्रोडक्ट सभी को चाहिए, हर एक घर में चाहिए, तो इम्पैक्ट तो आ रहा है। ठीक है, अगर लोग खाने पीने की चीज़ों पे ज़्यादा खर्च रहे हैं क्योंकि वो महंगी है, तो बाकी चीज़ों पे कम खर्चेंगे, बाकी चीज़ों पे कम खर्चेंगे तो बाकी चीज़ों की डिमांड गिरेगी, डिमांड गिरेगी तो उनकी प्रोडक्शन गिरानी पड़ेगी, तो एक चेन इफेक्ट यहाँ पर पैदा होता है। ठीक है, अगला रीज़न क्या हो सकता है, जैसे हमारी ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आई है, चाइना की ग्रोथ में पिछले सालों में बहुत कमी आई।
तो चाइना एक रिवाइवल प्लान की शुरुआत कर रहा है जो पिछले कुछ वीक से इन ऑपरेशन आ चुका है। तो चाइना के रिवाइवल प्लान में एक बार तो लोग चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चाइना की तरफ जा रही हैं, पर क्या ये लंबे टाइम तक चाइना की तरफ जाएंगे वो देखना होगा। तो एक टाइम पे तो आप कह सकते हो पिछले कुछ हफ्तों में हमारे हिस्से की भी इन्वेस्टमेंट्स, जिसको जो लोग थोड़ा इकोनॉमिक समझते हैं उनको पता होगा, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, तो हमारे हिस्से के एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, हमारे हिस्से के एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक टाइम के लिए तो चाइना की तरफ भागे हैं। लंबा रहेंगे या नहीं रहेंगे वो हमें यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस यहाँ पर आप समझ रहे हो जिनका कलेक्टिव रिजल्ट असल में हमारी शेयर मार्केट में एक स्वाम देखने को मिल रहा है, एक गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया में ना एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट्स। इंडिया में हम लोग बेसिकली इसको रेपो रेट बुलाते हैं। ये असल में वो ब्याज दर होती है जिस ब्याज दर पे आरबीआई उधार देता है, पैसा उधार देता है हमारे कमर्शियल बैंक्स को, प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स को। अगर आरबीआई सस्ता लोन देगा बैंकों को तो बैंक सस्ते लोन देंगे पब्लिक को। तो मतलब सिंपली दुनिया में अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए, सबके पास पैसा बढ़िया चाहिए, तो रेपो रेट्स कम होनी चाहिए। पर अगर सबके पास पैसा होगा, पैसे की अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, तो महंगाई ज्यादा होती है। तो मतलब ग्रोथ चाहिए तो रेपो रेट गिराओ, महंगाई कंट्रोल करनी तो रेपो रेट बढ़ाओ। अभी दुनिया का सबका ध्यान महंगाई कंट्रोल करने में था तो रेपो रेट ज्यादा थे, पर अब दुनिया चाहती है धीरे धीरे रेपो रेट गिरे, इंटरेस्ट रेट्स गिरे, पैसा थोड़ा इजीली मिले, ग्रोथ आए। पर ये गिरावट हो नहीं रही है। अभी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स, हमारे केस में हमारा आरबीआई, इंटरेस्ट रेट्स को काटने में, उनको गिराने में अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सबको चिंता है फूड इन्फ्लेशन की। हमारे यहाँ जैसे फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है ना, बाकी कंट्रीज में भी बढ़ी है। कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन में भी आप वॉर वाला एंगल बिल्कुल डाल सकते हो, सप्लाईज बाहर से आती है। तो अभी इंटरेस्ट रेट उतनी तेजी से गिराने का प्लान नहीं है, जिसकी वजह से भी ग्रोथ में कमी आएगी और एक चेन रिएक्शन होगा और उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, उनके प्राइजेस पे, ठीक है। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स चाइना, फूड इन्फ्लेशन, रुपी डॉलर की कन्वर्जन, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का उतना बेटर रिजल्ट ना आ पाना, एनर्जी और उसके फ्लो को वॉर्स की वजह से इंपैक्ट होना, यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आना। तो कहीं ना कहीं सबका एक कलेक्टिवली एक इम्पैक्ट देखने को मिला इंडिया की शेयर मार्केट पर। और ये अभी नहीं हुआ, पिछले काफी हफ्तों में, अभी पिछले 4-5 सालों में एकदम, पिछले 4-5 दिनों में एकदम से ड्रॉप आया और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। तो आपको एक और चीज बताता हूँ, कभी भी ये प्रे नहीं करना चाहिए कि शेयर मार्केट चढ़ती रहे। देखो, शेयर मार्केट में करेक्शन भी आती है, वो अपने आप को एक तरह से रीबूट भी करती है, वो भी बहुत जरूरी है। अगर यहाँ एक करेक्शन हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, वो फिर से उठेगी। इंडिया की शेयर मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकता कि गिर रही है तो सिर्फ गिरती रहे, वो वापस से जरूर उठती है। हम दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, तो बिल्कुल ये रिटर्न लेगी। बस थोड़े से पॉजिटिव फैक्टर्स इसको चाहिए, बिल्कुल एकदम से इंडिया की शेयर मार्केट फिर से उठना शुरू हो जाएगी। आपको सब कुछ, सारे शेयर्स फिर से ग्रीन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे ऐसे ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।